नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान आज आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मेरे साथ हैं आफिया ने मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है 690 मार्क्स आउट ऑफ 720 मार्क्स नीट 2024 में लाकर। और आज ये आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से नीट के प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रगल किया था, किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से प्रिपरेशन किया था, क्या क्या गलतियां इन्होंने की थी, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। और आप लोग खासकर वो गलतियां ना करें। और एज ए सीनियर आफिया के अनुभव का इस्तेमाल करके आप लोग अगले साल 2025 में या उसके आगे नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो स्वागत है आफिया आपका हमारे इस चैनल पर। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं, क्योंकि ये जो है 690 मार्क्स सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन 720 में 690 लाना अप्रॉक्स 100% एक्यूरेसी के आसपास ये दिखता है। और पहले तो आप बताएं कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपने कितना स्कोर किया था। फिज़िक्स में मेरा स्कोर 175 था और केमिस्ट्री में 165 और बायोलॉजी में 345 था। हम अपने कामयाबी का राज तो सबसे पहले तो हम अल्लाह को बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से करना चाहेंगे। उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू और भी बहुत लोग हैं मेरे पीछे, मेरी बहन और भी बहुत सारे, उन सबको दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। और सर को भी बहुत थैंक यू। बिल्कुल। और टीचर का तो अपना योगदान होता ही है। और आज जो ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, बाय चांस टीचर्स डे के ही उपलक्ष्य पर हम लोग शूट कर रहे हैं, तो टीचर का तो योगदान कहीं से कुछ जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी आप बताएं कि मैं चूँकि केमिस्ट्री का टीचर हूं और सबसे कम स्कोर जैसे दिख रहा है केमिस्ट्री में ही है 165 मार्क्स, तो इससे साफ पता चलता है कि 3 क्वेश्चन आपने गलत किया था केमिस्ट्री में। तो उस 3 क्वेश्चन में आपने जैसा मुझे बताया था, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन में ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन के पब्लिकेशन में मामूली सा अंतर के वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ। थोड़ा सा उस बारे में आप विस्तार से बताएं। वो फिज़िक्स का क्वेश्चन था, एक एटम्स वाला, सब लोग जान ही रहे होंगे। तो उसमें हम थोड़ा पैसा बचाने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी मेरी आपी का था, तो उसी को यूज़ किए थे। तो उसके समरी में था वो चीज़ कि ऑल एटम्स आर स्टेबल, बट ये न्यू एनसीईआरटी में चेंज था, तो उसकी वजह से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और जैसा कि आपने सुना, उस ओल्ड वर्जन के एनसीईआरटी और नए वर्जन के एनसीईआरटी में ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन ओल्ड वर्जन एनसीईआरटी, और न्यू वर्जन में ऑलमोस्ट ऑल द एटम्स आर स्टेबल। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आफिया ने ही मुझे बताया कि तो कॉमन सेंस की बात है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऑल एटम्स आर स्टेबल ये गलत माना जाएगा। बायो में भी आफिया का 3 क्वेश्चन गलत हुआ था और 345 मार्क्स आफिया ने स्कोर किया था बायो में। तो क्या अभी ध्यान में है आफिया कि वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे या किस टॉपिक से संबंधित थे? यस सर, एक क्वेश्चन तो याद है हमको, वो था, अभी क्लियरली उतना याद नहीं है हमको। अरे कोई नहीं। लेकिन इजी क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा हम वहाँ पर हेजिटेट कर गए थे, बहुत डर गए थे। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाया। बायो में बहुत ज़्यादा टाइम में निकलता जा रहा था थोड़ा, तो उस वजह से थोड़ा घबरा गया था हम। तो गलती। लेकिन इस घबराहट में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन वहाँ पर 15 मार्क्स और 15 मार्क्स खैर ये चीज़ तो है। अब आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि बायो का जो आप प्रिपरेशन किए थे, तो उसमें एनसीईआरटी बुक का कितना ज़्यादा रोल होता है, और एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है एनसीईआरटी में बायो के सिलेबस में, क्या वो रिड्यूस सिलेबस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? अगर पढ़ना है तो क्या उसका बेनिफिट मिला था इस एग्ज़ाम में?
बायो के लिए तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही यूज़ किए थे, उसके अलावा अदर नोट कोचिंग के नोट्स या फिर मॉड्यूल कुछ नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी को कई बार पढ़े, क्योंकि एक बार पढ़ने से वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। बहुत बार पढ़े, फिर उसके बाद उसका जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उसको एनसीईआरटी के ही पास वाले में स्पेस होता है, तो वहाँ पर हम नोट करते गए थे। फिर जो कोचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें जो गलती हुआ उसको वहाँ पर नोट कर लिए, तो इससे पूरा कवर हो जाता था। बुक में ही नोट कर लेते थे और इम्पॉर्टेंट लाइंस को वहीं पर अंडरलाइन कर लिए। तो एक जगह लिख लेने से सुविधा हो जाता था कि रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। और वो रिड्यूस सिलेबस वाली बात, रिड्यूस सिलेबस में तो हम लोग में मतलब एंड में लगभग पता चला था कि सिलेबस क्या क्या हटा है, तो हम पहले ही पढ़ चुके थे और उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में, तो फ़ायदा तो हुआ हमको बहुत सारे बच्चे थे जो नहीं पढ़ के गए, तो मतलब सोचे कि नहीं आएगा, लेकिन आया क्वेश्चन उससे भी। ओके, तो यदि वो रिड्यूस सिलेबस छोड़ते हैं तो आपके अनुसार यही मार्क्स 30 to 40 मार्क्स कम हो सकता था अगर आप एग्जैक्ट सिलेबस पढ़कर जाती, तो रिड्यूस सिलेबस पढ़ने से थोड़ा बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट तो हुआ। ओके, और ज़्यादातर बायो के स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है मेडिकल के प्रिपरेशन के दौरान कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो तो समहाउ उन लोग ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ कि 300 मार्क्स के आसपास लगभग सारे स्टूडेंट ले आते हैं। बायो भी टफ इस वजह से हो जाता है कि 300 से 360 का जर्नी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जैसा मेरा सोचना है। लेकिन इसके अलावे फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरह से स्टूडेंट प्रिपेयर करे अगले सेशन के लिए कि वो अच्छे से स्कोर कर सके? फिज़िक्स में मतलब या फिर केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले टीचर्स का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, लेक्चर किए हैं, उसके बाद उसका अच्छे से नोट्स बनाएं, फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्योंकि सिर्फ नोट्स पढ़ के या फिर मॉड्यूल पढ़ के सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी से कुछ नहीं होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 2 साल हम भी तैयारी किए हैं और 1 साल में हम वही काम किए कि सिर्फ थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किए। लेकिन इस ईयर जब किए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरा बहुत ज़्यादा था क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। कोई एक रिसोर्स फिक्स कर लिए फिज़िक्स के लिए, जैसे कोई भी एक रिसोर्स फिक्स कर लिया और उसी पे स्टिक रहे हैं, उसी को बार बार किए हैं। जैसे हम एक मॉड्यूल फिक्स किए थे, उसी को हम 3 बार लगभग किए थे। एक तो जो सिलेबस चलता रहा तो उसके दौरान, फिर दिसंबर में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया था जनवरी में, तो उस बार एक बार फिर पूरा मॉड्यूल फिर से कर लिए थे हम। उस टाइम में ज़्यादा क्लियर हो गया था। और फिर उसके बाद जो उसी में क्वेश्चन हम लोग टिक कर लेते थे, CTW मतलब करेक्ट, टफ और रॉन्ग। जो करेक्ट होता था उसको तो दोबारा रिवीजन के टाइम में नहीं किए, जो टफ था उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ दिए थे, फिर रॉन्ग जो था उसको प्रैक्टिस किए थे बहुत ज़्यादा। लास्ट में उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है कि आप पूरे मॉड्यूल को फिर से बनाना चाहें, तो ये चीज़ मार्क किया हुआ रहेगा, तब रिवीजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टेस्ट दिए हैं और आकर के उसको वैसे ही छोड़ दिए हैं तो ये रॉन्ग है। टेस्ट दिए उसके आपको एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हम लोग लगभग 6-7 घंटे हमको लगते थे उसके एनालिसिस में ही। जो सही हुए उसको भी हम, जैसे कोई पैराग्राफ पूछा तो उसको हम बुक में या फिर टीचर्स के नोट्स में जा कर के उसके आसपास के भी पॉइंट्स को देख लिए, ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी होता है। क्योंकि सेम क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इस टाइप से करना चाहिए, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। तो बॉटम लाइन तो ये हुआ कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जैसा आपने बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, टेस्ट दे दिया उन्होंने और उसको एनालाइज़ किया नहीं। और आप अभी जैसा बता रहे हो कि टेस्ट के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बावजूद आप एनालाइज़ करते थे, उसका बेनिफिट मिला। तो स्टूडेंट को एनालाइज़ भी करना है उन क्वेश्चंस को, चाहे आपको कितना भी टाइम लग रहा है, और फिर उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है। जैसा कि आफिया ने बताया कि करेक्ट है, टफ है, रॉन्ग है, सबको अलग अलग तरह से कैटेगराइज करके उसको या तो वहीं पर मार्क करके लिख लिया जाए, और अगर आपके पास समय है, इनके पास समय नहीं था तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप उसे अलग जगह एक जगह लिख के रखो कि रिवीजन में वो बेनिफिट हो। लेकिन अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन पेपर में मार्क करना निहायत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो आपका मेहनत बेकार है, वो टेस्ट देना ही बेकार है। जैसा आफिया ने बताया कि वो टेस्ट की अहमियत तब जब आप टेस्ट के क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे होते हो।
तो एक तो बात क्लियर हो गई कि टेस्ट देना ज़रूरी है। टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को समेट के रखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया क्वेश्चन छोड़ दिए। और उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना, एनालिसिस में ही ज़्यादा समय लगता है और वही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। इवन टेस्ट देने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अब हम आफिया से पूछना चाहेंगे कि फ़िज़िक्स तो समहाउ न्यूमेरिकल पर आधारित है ही, तो वहाँ पर तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का क्या अहमियत है? ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो क्या फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ लेना इनफ है, एनसीईआरटी का सिर्फ क्वेश्चन लगा लेना इनफ है, या फिर अलग से न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है? ये फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम टीचर का नोट्स पढ़े थे, एनसीईआरटी भी पढ़े हैं, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट था एक बार उसको टिक लगा लिया, उसके बाद उसी को बार बार किए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए थे। और मॉड्यूल तो हम फिज़िक्स से उसको बिल्कुल कम नहीं समझे थे। मॉड्यूल हम उसका प्रैक्टिस किए बिल्कुल फ़िज़िक्स की तरह ही। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी हम लगाए थे फिज़िकल में। तो और ऐसे आफिया ज़्यादातर स्टूडेंट से ऐसा देखा जाता है कि फ़िजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक तो लोग याद करके समहाउ ठीक कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक से सबको घबराहट होती है। क्या ये बात सही है कि 11th का ऑर्गेनिक ना किया जाए तो ऑर्गेनिक गड़बड़ हो जाता है, या फिर 11th का ऑर्गेनिक यानी कि जीओसी वगैरह छोड़ के भी ऑर्गेनिक को अच्छा किया जा सकता है? ऑर्गेनिक तो मेरा भी थोड़ा वीक था, लेकिन उतना भी नहीं अच्छा था। 11th का जैसे जीओसी है वो आपका बेस है, अगर उसको छोड़ करके कुछ करने का सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कितना भी रट लें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है उसमें। मतलब इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, जीओसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक ही वही है। और रिएक्शन मैकेनिज़्म आपको सारे रिएक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, जो आपके टीचर्स बता दिए हैं उनका ही इनफ है, ज़्यादा मैकेनिज़्म भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम मतलब उसमें शॉर्ट नोट्स बनाए थे हम एंड के लिए, तो वो हम बहुत काम आया है मेरे। बेसिक बात ये हुई कि ऑर्गेनिक में आपको 11 तो करना है, 11 छोड़ के आप जा नहीं सकते हो। उसके बाद है कि जीओसी में मेडिकल के प्रिपरेशन के दौरान मैकेनिज़्म में उतना ज़्यादा घुसना नहीं है। मैकेनिज़्म समहाउ ऊपर ऊपर आपने देख लिया, लेकिन जीओसी का पूरा कंटेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और बाकी 12th के पोर्शन को देखें तो 12th के पोर्शन में रिएक्शन सिर्फ आप याद कर लो, लेकिन जीओसी अगर अच्छा है तो 12th का पोर्शन भी अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समहाउ रिलेटेड है। कुछ चीज़ें जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह है, ये सब तो ऑर्गेनिक का ही हिस्सा है। तो इसमें क्या ये जो बेसिक 11th वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत है, या बायोमॉलिक्यूल्स जैसा चैप्टर आप खुद से कर सकते हैं? दूसरी बात कि ये जो पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये सिलेबस से हट गया है, क्या इस बार के एग्ज़ाम में पॉलीमर और एवरीडे लाइफ का कोई रोल था? वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया था इन सब से, लेकिन हम लोग पहले कर लिए थे इसका, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना करके याद कर लिए थे इसको भी। और यस सर, और बायोमॉलिक्यूल्स में है बहुत सारे कुछ याद करने वाला है उसमें। तो स्टार्टिंग में भी कोशिश की है, जो टेस्ट के साथ आया था तो याद किए थे। फिर उसके बाद उसका एक स्टिकी नोट्स मेरा बहुत सारा था, मेरे पूरे स्टडी टेबल पे बहुत सारे स्टिकी नोट्स में हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको लिख करके उसको बार बार रिवीजन किए थे सुबह में उठ करके। मतलब सारा एक बार देख लेते थे तो उससे याद हो गया सब कुछ। अपने से खुद से ट्रिक बना करके बहुत सारे चीज़ों का हम लोग ने खुद से ट्रिक बनाया था। यस सर, याद रखना, किसी भी ट्रिक से याद करना, कोई विटामिन्स का नाम है उन सब का वो सब। बिल्कुल। एक स्टूडेंट के मन में बात रहती है, जैसा कि अभी बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट का ऑर्गेनिक वाला इशू होता है, तो ये बात हम चाहेंगे कि आप अपने तरफ से इस बात को क्लियर कर दें स्टूडेंट को कि यदि किसी का ऑर्गेनिक कमज़ोर है और अगर वो चाह रहा है कि शॉर्टकट तरीके से ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत देख लिए और हम मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम मेडिकल निकाल लेंगे, तो क्या ऐसा संभव है, या थॉरोली उसको ऑर्गेनिक पढ़ना ही पड़ेगा अगर वो सच में मेडिकल में अच्छा स्कोर करना चाह रहा है? तो शॉर्टकट तो सर किसी सब्जेक्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि बिना समझे हुए मार्क्स लाना ज़्यादा मतलब इजी नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं है। हम मतलब टीचर से पढ़े थे, एक बार लेक्चर किए थे, फिर एनसीईआरटी भी हम ऑर्गेनिक का भी बहुत बार पढ़े थे, 2-3 बार कम से कम हम एनसीईआरटी किए होंगे ऑर्गेनिक का भी। और रिएक्शंस को जैसे जो याद करने वाले रिएक्शंस हैं छोटे छोटे नेम रिएक्शन, उन सबको एक जगह लिख लिए और उसको याद किए।
और शॉर्टकट नहीं है। हाँ, बस नहीं, यस। फिज़िक्स की बात करें अगर, तो फिज़िक्स में बस इतना ही आपसे अभी इस वाले सवाल में बस इतना ही पूछ रहा हूँ कि 11th और 12th के सिलेबस में आप किसको ज़्यादा वेटेज दोगे, मतलब टफनेस में कौन ज़्यादा आपके अनुसार कठिन था, 11th वाला सिलेबस या 12th वाला सिलेबस? हमको 12th वाला थोड़ा सा इस बार टफ लगा था, क्योंकि 11th में बहुत कुछ समझने वाला था। मेरा पिछले साल से थोड़ा इजी था, समझा हुआ था थोड़ा सा, तो 12th थोड़ा सा टफ लगा था हमको, क्योंकि इसमें याद करने वाला बहुत सारे ये है ना फार्मूला, तो हमको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था हमको। लेकिन फिर भी आपका मार्क्स था 175 फिजिक्स में, तो सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, वो एटम वाली बात जो हम लोग पहले ही वीडियो में शुरू में चर्चा कर चुके हैं। तो इतना तो था कि सबसे ज़्यादा स्कोर अगर परसेंटाइल वाइज माना जाए तो आपका फिजिक्स का ही था। तो ये भी स्टूडेंट को बताया जाए कि मन में सबके रहता है कि फिजिक्स टफ है, लेकिन स्कोरिंग सब आसान से स्कोर किया जा सकता है फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में थोरो सिलेबस को देखा जाए तो। अब आप ये बता दीजिए कि ये जो 11th का पोर्शन है मैकेनिक्स, क्या ये बहुत ज़्यादा समय लेता है क्या? टाइम लेता है, मेरा भी लिया था टाइम, लेकिन एक बार समझ करके मतलब सिर्फ फार्मूला याद करके उसका क्वेश्चन लगाने जाइएगा तब नहीं होगा। थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, उसको एक बार फील से समझ में आ गया, उसके बाद क्वेश्चन बनाना इजी होता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, लेकिन बिल्कुल। अभी जो बच्चे 12th में जो 2025 में मेडिकल का एग्ज़ाम देंगे, तो चूँकि वो 12th का सिलेबस अभी अच्छे से कर रहे हैं, उनका 11th कमज़ोर है, तो क्या टाइम मैनेजमेंट संभव है कि 12th के सिलेबस को लेते हुए 11th का भी सिलेबस थोड़ा बहुत वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के चीज़ों को देखते चले जाएं, या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद संभव है कि वो 1 महीने में 11th का सिलेबस कर लेंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? 1 महीने में तो पॉसिबल नहीं है सर, 1 महीने में पूरा 11th कवर करना पॉसिबल नहीं है। उनको अभी से समय काट के निकालना पड़ेगा। हम लोग भी एक ही साल में दोनों को लेकर के चले, 11th और 12th दोनों को ही, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, कर सकते हैं। मेरा भी कई बार बैकलॉग आया था, तो हम उसको साथ साथ, जैसे पूरे दिन का टाइम हम अपने रिसेंट टॉपिक को दिए, उसमें से 2-3 घंटे शाम में हम बैकलॉग के लिए निकालते थे। तो वैसे ही आप लोग 11th के लिए निकाल सकते हैं 2-3 घंटे एक दिन में, ऐसा कर सकते हैं। और आप ये बता दीजिए स्टूडेंट को, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही था कि सेल्फ स्टडी का कितना ज़्यादा रोल होता है बियॉन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। कोचिंग के अलावे टेस्ट सीरीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें तो नो डाउट टेस्ट देना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट, लेकिन कोचिंग के अलावे क्या सिर्फ कोचिंग पर निर्भर होकर कोई मेडिकल निकाल सकता है, या सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा मायने है? सेल्फ स्टडी सर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा। कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब जो समझाएंगे उसको सिर्फ पढ़ के रख नहीं देना है, उसको खुद से जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से उस पर टाइम खुद से नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको कोचिंग में कराया जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, आपको खुद से फिर से करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा। हम लोग का जैसे हम 2 साल प्रिपरेशन किए हैं, तो पिछले साल हम जो भी पढ़े, हम इस साल ज़्यादा लेक्चर्स का यूज़ नहीं किए थे, जो मेरा वीक टॉपिक था हम उसी का लेक्चर किए हैं, तो और जो भी नोट्स थे मेरे पास हम उसको यूज़ किए हैं, तो सेल्फ स्टडी से ही किए थे हम, और टेस्ट बहुत सारे दिए हैं। सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टूडेंट्स के मन में एक बात तो होगा कि आफिया अपना कितना टाइम मोबाइल में इन्वेस्ट करती थी, सोशल मीडिया पर या फेसबुक, ट्विटर तो चलो बच्चे आज के यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टा, इन चीज़ों पर क्या आपका समय जाता था या नहीं जाता था? ये सारे बच्चे ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे। फेसबुक आईडी तो अभी भी मेरे पास नहीं है सर, और इंस्टा हम 1 महीने पहले ओपन किए हैं इंस्टा आईडी, तो इंस्टा भी हम यूज़ नहीं करते थे। बस व्हाट्सअप था, तो वो घर वालों से बात करने के लिए बस वीडियो कॉल किए हैं, बात किए हैं, बस चैट वैट भी किसी से नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। तो सोशल मीडिया मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, यूट्यूब भी नहीं ज़्यादा।
तो ये जैसा आपने बताया यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे, तो क्या ये वीडियो लेक्चर्स जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आज के डेट में देख रहे हैं, मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर देखना या नहीं देखना उचित है, सिर्फ आफिया के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि क्या वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है या बुक रीडिंग काम करेगा? अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसके लिए टॉपिक वाइज हम वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक खुद से पढ़ेंगे नहीं, बुक नहीं पढ़ेंगे, ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ लेक्चर देख लिए हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सही नहीं है, उससे नहीं होगा सर। मतलब कहना ये है कि बुक तो देखना ही है, अपना नोट्स भी बनाना ही चाहिए, अपना नोट्स बनाना चाहिए और उसको थोरोली याद करना है। अगर आप याद नहीं करोगे, उसके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो सारा काम बेकार हो जाना है। तो मोबाइल से बचना है बच्चों, बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो और सपना भी देख रहे हो कि हम अगले साल बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। आफिया ने भी सेक्रीफाइस किया होगा, इसके मम्मी पापा को इसे मोबाइल छीनना नहीं पड़ा होगा शायद, क्योंकि ये खुद ही नहीं जा रही होगी, क्योंकि इसका खुद का पैशन होगा कि हमको मेडिकल निकालना है। और मेडिकल क्या निकालना है, आपने जैसा वीडियो के शुरू में जाना कि अभी मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर की है और छोटे से शहर में कि लड़की इतना ज़्यादा अच्छा कर ले रही है, और वो भी मिडिल क्लास फैमिली की, कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई फैमिली से, हम लोग सामान्य परिवार के जैसे हम लोग हैं, और बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होने के बावजूद इसने ऐसा किया है, तो कोई मामूली बात नहीं है। तो बस सिर्फ इस वजह से किया है कि पेरेंट का सपोर्ट हुआ हर तरह से। ये खुद भी पेरेंट से अनयूजुअल डिमांड नहीं रखी कभी, और अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और सेक्रीफाइस, समय का हर तरह से सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है। क्या बहुत ज़्यादा फैमिली इवेंट में आप इन्वॉल्व होती थी क्या, मतलब रिलेटिव्स वगैरह, यहाँ वहाँ शादी फंक्शन, इन चीज़ों में कैसे बची आप यहाँ पर? फंक्शन तो हमको याद नहीं है कि एक भी हम अटेंड किए थे इसके दौरान। कोई फंक्शन नहीं। मेरी आप ही की भी शादी होनी थी तो मेरी मतलब फैमिली वाले ही कैंसिल कर दिए कि एग्ज़ाम बाद करेंगे, तो फंक्शन नहीं कुछ अटेंड किए थे हम। ऐसा नहीं है कि फ़ंक्शन हुआ लेकिन अटेंड नहीं किए। वो खुद से एक अंदर से आ जाता है कि अभी हम टाइम कहाँ देना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा, तो पढ़ाई में हम ज़्यादा देना चाहें, अच्छा भी लगता था पढ़ना। आफिया जो आप ही की बात कर रही है, आफिया के दीदी का नाम है एरम, वो भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और वो भी आईसीआर की टॉप रैंकर है, मतलब फैमिली में सारे लोग डंका ही बजा रहे हैं, और उसी की शादी की बात हो रही है। फैमिली ने इसके एग्ज़ाम के लिए उसका शादी पोस्टपोन कर दिया, मतलब कि एग्ज़ाम के बाद रखा कि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और शायद इसी का फ़ायदा आज आफिया को मिला और पूरे फैमिली को। कोई रिज़ल्ट जो होता है कोई एक स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, उस पूरे फैमिली के लिए होता है, क्योंकि सारे का सेक्रीफाइस और एफर्ट वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। आफिया आप ये बता दो स्टूडेंट को कि लाइब्रेरी का क्या योगदान रहा आपके सेल्फ स्टडी में या आपके प्रिपरेशन में, और आप कितने देर लाइब्रेरी में समय देती थी, और या फिर कमरे में ही आप ज़्यादा प्रिपरेशन की? हमको लाइब्रेरी में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। हम लाइब्रेरी से बाहर सिर्फ खाने पीने और जो यूजुअल काम होता है, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए आते थे, और रूम मेरे लिए था कि सोने के लिए, बस आएंगे तो हम सोएंगे रूम में। ऐसा रूम में हम पढ़ाई नहीं किए। एक दो बार बीमार पड़े थे तो पढ़ना पड़ा मजबूरी में, लेकिन हम लाइब्रेरी यूज़ किए थे क्योंकि वहाँ पर माहौल वैसा होता है। आस पड़ोस को देख करके आपको मन कभी कभी नहीं भी करेगा तो भी लगेगा कि नहीं, ये पढ़ रहा है, हम कैसे सो सकते हैं या फिर हम कैसे आराम कर सकते हैं। तो वो चीज़ होता है लाइब्रेरी में, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है वहाँ पर सबको देख के। तो लाइब्रेरी का 2-3 ड्रॉबैक भी है। जैसे पहला ड्रॉबैक तो बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन पहुंचते ही नहीं हैं, तो उसमें पहला सवाल तो ये रहेगा कि आपका लाइब्रेरी में अटेंडेंस कितना परसेंट, समहाउ अंदाजे से कितना परसेंट था लगभग। दूसरा कि लाइब्रेरी में बहुत बच्चे फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड बनाते हैं। क्या वो फ्रेंड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है या फिर सपोर्ट क्रिएट करता है, या फ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? इन दो बातों का जवाब दीजिए। परसेंटेज कितना अटेंडेंस था आपका, और फ्रेंड्स का क्या रोल होता है? तो परसेंटेज में तो मेरा 98 से तो ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि हम बीमार बहुत कम पड़े, बहुत कम, तो हम ज़्यादा लाइब्रेरी यूज़ किए हैं। और फ्रेंडशिप की बात है तो हम लोग फ्रेंडशिप भी किए हैं, लेकिन उसका एक अच्छे वे में यूज़ किए थे। जैसे कोई क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया तो टीचर्स से पूछने से पहले एक तो खुद से ढूंढे, अगर नहीं मिला उसका आंसर तो हम अपने फ्रेंड से पूछते थे, फ्रेंड सर्कल में।
वहाँ से मिल ही जाता था, ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। या फिर ग्रुप डिस्कशन करना हुआ, कोई टॉपिक हमको समझ में नहीं आया तो हम उससे पूछ लिए, तो ये अच्छा होता है। लेकिन मस्ती के लिए वैसा कुछ नहीं था कि मन नहीं लग रहा है तो उठ करके चले गए कि चलो टहल के आते हैं, इस टाइप का नहीं था। यूज़ दोस्तों का नहीं किया आपने? ऐसा नहीं किया। एग्ज़ाम में जो स्कोर हुआ है आपका, तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल फिजिक्स का है, केमिस्ट्री और बायो में है उसके बाद। तो लेकिन एग्ज़ाम के पहले अगर आपके प्रिपरेशन और डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस किस सब्जेक्ट में था और सबसे कम कॉन्फिडेंस किस में था और क्यों? कॉन्फिडेंस तो हमको मतलब फ़िज़िक्स अच्छा लगता था हमको, तो उसमें कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, और डर वाला नहीं था। हम एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले उतना डर नहीं लगता था हमको, क्योंकि टेस्ट देते थे तो पता चल जाता है, तो वैसा उतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। फिर कभी अगर डर लगा तो हम नमाज़ पढ़ा करते थे, तो नमाज़ पढ़ लिए या फिर कुरान पढ़ लिए, तो उससे थोड़ा अच्छा फील होता था। बायो में भी डर नहीं लगता था सर, लेकिन जो चीज़ याद नहीं हुआ था उसके लिए लगता था कि केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कुछ याद करने वाला है ना, तो कुछ अगर छूट गया तो उसके लिए भूलने का डर रहता था। कि साथ ही इनऑर्गेनिक की बात हुई तो आप लगातार बोल ही दो कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का रोल रहा या उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है? एनसीईआरटी हम बहुत बार पढ़े थे, जैसे बायो को हम पढ़े वैसे ही इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी को पढ़े थे। और नोट्स, एक बार नोट्स पढ़े थे अपने टीचर का, जो उसमें ट्रिक्स थे वो बहुत काम आए, और ख़ुद से भी बहुत सारे ट्रिक्स हम बनाए थे। और उसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन उसका भी लगाना है, और जो टेस्ट में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बस। क्लास नोट्स जो केमिस्ट्री का था, वो क्लास नोट्स भी आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि शुरुआत जब आप करोगे, जैसे आप 10th पास करके आए तो उस वक्त आप केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं जान रहे हो, तो क्लास नोट्स इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले क्लास नोट्स देखकर एनसीईआरटी जाना आसान होता है नए बच्चों के लिए, या सीधे एनसीईआरटी में जाना आसान है? पहले नोट्स पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत थोड़ा टफ होता है। तो एक बार नोट्स पढ़ लिए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अब थोड़ा सा एकेडमी के बारे में पूछ लेता हूँ आफिया, कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th किस स्कूल से है आपका, और आप अपने स्कोर के बारे में भी बताएं कि 10th और 12th में आपने कैसे कैसे स्कोर किया था? 10th मेरा था प्रभात तारा गर्ल्स हाई स्कूल, मुजफ्फरपुर में ही है, वहाँ से, और उसमें 88% था, बिहार बोर्ड था तो। और 12th मेरा वहीं प्रभात तारा से ही था और 81% उसमें था। ओके। अब आप लास्ट में, बस वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बस आप इतना बता दो स्टूडेंट को कि क्या अभी अगर किसी का सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे है, अभी इस सितंबर के महीने में, आज 5 सितंबर है, और अभी से अगर वो चाह रहा है कि नीट 2025 में उन लोगों को अच्छा स्कोर करना है, तो क्या अभी से संभव है कि वो 2025 में अच्छा स्कोर कर सकता है? और अगर संभव है तो अभी से वो अपने किस तरह से वो प्रिपरेशन शुरू करे, और अपने बिहेवियर में या अपने दिनचर्या में वो किस तरह का चेंजेस लाए तो ऐसा संभव हो सके? अभी से बिल्कुल पॉसिबल है सर करना, अभी से भी कर सकते हैं। और अभी जो मार्क्स आ रहा होगा उसको देख करके ज़्यादा घबराना नहीं है। मेरा भी 500, 550 ऐसे ही आता था, धीरे धीरे बढ़ा। दिसंबर तक तो मेरा ऐसे ही था, नवंबर तक, उसके बाद 600 प्लस गया था। तो अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 1 ही साल की तो बात है, मतलब पूरी तरह अच्छे से अपने आप को इसी में दे दो कि उसके बाद जो करना है सब कुछ बाद में करना है, अभी पहले ये कर लेते हैं। दिसंबर तक तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल बनाना है। दिसंबर के बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना और रिकॉल करना है, सब चीज़ को रिवाइज़ करना है। दिसंबर तक में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं अपने। ओके।
अभी आज के डेट में आफिया के अनुसार बोलना ये है कि अभी से आज के डेट में भी अगर कोई बंदा तैयारी करना शुरू करे तो आसानी से कर सकता है, क्योंकि लगभग 7 से 8 महीने तो अभी उसके हाथ में है ईजी वे में, और 7 से 8 महीना अगर वो कॉन्सेंट्रेट मैनर में प्रिपरेशन करे तो उसको बेनिफिट होने ही जा रहा है। और थोड़ा सा डिवोशन और सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, जैसा कि वो तो पूरे वीडियो में ये सारी बातें हो रही हैं कि मोबाइल से दूरी बनाना, फ्रेंड से दूरी बनाना, एक डेली रूटीन होनी चाहिए आपके पास। विदाउट रूटीन या टारगेट के तो आप प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते विदाउट रूटीन या टारगेट के। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में होनी चाहिए, और आप अभी से तैयारी शुरू करो तो बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो। आफिया का नीट का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। राउंड 1 में आफिया को ऑलरेडी एम्स मिल चुका है, इसके बारे में आफिया बताओ आप। और सेकेंड काउंसलिंग कब सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है, और आप क्या उम्मीद कर रहे हो कौन सा कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए? राउंड 1 में तो एम्स कल्याणी मिला है हमको, और सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा 13 को, जिसमें हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JNMC AMU एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर एम्स पटना मुश्किल है मिलना, लेकिन उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। पास है बिल्कुल बिल्कुल, घर के पास भी होगा, एम्स का टैग लगना और फिर बाद में पीजी में भी उसमें बेनिफिट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो खैर आफिया तो खुद भी बहुत मेहनती है, वो आगे खुद अपने मेहनत से पीजी में अच्छे कॉलेज में जाएगी, और ऑलरेडी अभी इसके हाथ में एम्स है, और इससे भी बेहतर कॉलेज ये जाएगी। तो हम सारे लोगों के तरफ से आफिया के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि ये लाइफ में बहुत अच्छा करे, और शुभकामनाएँ, और मेरे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद मेरी, और आप लोग भी अपने तरफ से आफिया को शुभकामनाएं दें कि ये लाइफ में बहुत अच्छी डॉक्टर बने, और हमारे समाज के लिए, हमारे मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की पात्र है ये। ओके, बाय। थैंक यू सो मच सर।